जज साहब, सूर्यभान सिंह को कौन नहीं जानता। उनकी न्याय प्रियता ने उन्हें चर्चा का विषय बना दिया था। जब अपनी सरकारी लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर वे हाई कोर्ट के लिए निकलते थे तो सड़क पर उनकी गाड़ी को सैल्यूट करने वालों की लाइन लगी होती। उनके पास सब कुछ था, नौकर, गाड़ी, बंगला, परंतु सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में खालीपन था। आज उनकी अदालत में एक ऐसा केस आया जिसने उनके होश उड़ा दिए थे। ये सच है, उनकी कामयाबी के पीछे उनकी लगन और जी तोड़ मेहनत ही थी जिसने उन्हें चंद सालों में ही इतना लोकप्रिय बना दिया था। न केवल शहर के हर व्यक्ति के मुंह पर जज साहब सूर्यभान जी का नाम चर्चा का विषय बना हुआ था, बल्कि अखबार की सुर्खियां भी उनकी प्रशंसा से अछूती न होती। लोग उनकी न्याय प्रियता की दाद दिए बिना न रह पाते। नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ तो था उनके पास। जब अपनी सरकारी लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर वे हाई कोर्ट के लिए निकलते थे तो सड़क पर उनकी गाड़ी को सैल्यूट करने वालों की लाइन लगी होती। पर वे इन सब से बेखबर थे, या यूं कहिए अपने काम से काम रखते थे। जज साहब सूर्यभान जज की गिनती उन गिने चुने जज में से थी जिनके फैसले की दोनों पक्ष सराहना करते हों। ये सब हासिल करने के लिए उन्होंने अपना दिन का चैन और रात की नींद तिरोहित की है। उनकी दिनचर्या मुजरिम, गवाहों, वादी प्रतिवादी, न्याय की आस लगाए, जुल्म के कहर से सताए बेबस बेचारों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए समर्पित सी थी। यही कारण है कि उनकी जिंदगी में कानून की मोटी मोटी किताबों को उलटना पलटना और उनमें समस्याओं का निराकरण खोजना जिंदगी का मकसद बन गया था। इस हेतु उन्होंने अपने आप को पूरी तरह झोंक भी दिया था। व्यक्तिगत सोच से वे कठोर दंड के पक्षधर ने थे। उनकी सोच अपराधी को सुधरने का एक मौका देने की रहती थी। तलाक के केस में वे तलाक के लिए प्रयासरत पति पत्नी की सुलह कराने में एड़ी चोटी का जोर लगा देते। न्याय की कुर्सी पर बैठकर उनका ध्यान एक बार आंखों पर पट्टी बांधे कानून की उस मूर्ति की ओर जरूर जाता जिसके दोनों पलटे बराबरी का दावा करते हैं, और वे अपने आस पास का कुछ भी नहीं देखते। सिर्फ पलटे बराबर करना ही उनका आशय होता और वे उसमें अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी सोच समर्पित करने के लिए कार्यबद्ध हो जाते। अपनी किताबों की दुनिया में खोए हुए सूर्यभान ने अचानक नजर घुमाकर घड़ी की ओर देखा। रात्रि के 10 बजने वाले थे। तभी उन्हें याद आया, उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं। आज उनका घरेलू नौकर किशोरी छुट्टी पर गया हुआ था, इसी कारण उन्हें भोजन का ख्याल नहीं रहा। किशोरी होता तो सूर्यभान के लिए उनका मनपसंद कुछ ना कुछ जरूर बनाता। किशोरी उनका बहुत ख्याल रखता है। वे सूर्यभान से उम्र में बड़ा है और उनके गांव का भी है, अतः सूर्यभान उसे किशोरी दादा कहने लगे थे। आज सूर्यभान अकेले थे, मन थोड़ा बेचैन था। उन्हें भूख का एहसास हुआ। बेमन से 2 ब्रेड सेक करके ले आए और खाने बैठ गए। फिर एकाएक उठे और माँ की तस्वीर के सामने पहुंचे। माँ को निहारते हुए आंखें भर आई। न चाहते हुए भी आज जीवन के दुखद प्रसंग परत दर परत खुलते जा रहे थे और वे आंसुओं के सैलाब में डूबते जा रहे थे। आज अदालत में तलाक का एक ऐसा केस आया जिसमें पति पत्नी एक साथ तो क्या, एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे, जबकि पति की माँ उनको तलाक ने मिलने की बार बार प्रार्थना कर रही थी। वे कह रही थी, मुझे अपने पोते पोती खिलाने हैं। उनका बदहवास होकर रोना अदालत में गूंज रहा था। हालांकि जज नामांकित से अलग स्टैटिक्स और सच की बुनियाद पर कायम रहकर अपना काम करते हैं। व्यक्तिगत रूप से वे भी भावनाशील होते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उन्होंने 6 महीने के लिए तलाक देने से रोक दिया। उसकी माँ तुम्हारा घर भी हरा भरा रहेगी ढेरों आशीर्वाद देती हुई चली गई। जज साहब आज बहुत परेशान हो गए। जज साहब किस बात से इतने बेचैन है, ऐसा क्या हो गया? सूर्यभान के दिमाग में उस बूढ़ी माँ और उसकी दम तोड़ती आकांक्षाएं देखकर गहरा दुख हुआ। जब 6 महीने तक पति पत्नी को एक साथ एक छत के नीचे रहने का फरमान सुनाया, तब उस बूढ़ी माँ को सुनकर ढाढ़स मिला। हो सकता है पति पत्नी में सामंजस्य स्थापित हो जाते। निराशा के बीच 6 महीनों के लिए आशा की किरणें जुड़ती और जीती प्रतीत हुई। माँ बाप अपने बच्चों को हंसते खेलते खुशहाल जीवन जीते हुए देखना चाहते हैं। सूर्यभान सोचने लगे, आज तलाक की समस्या कितना विकराल रूप ले रही है। एक जमाना था जब अपरिचित से विवाह सूत्र में बांध दिए जाने पर भी
पति पत्नी बने दंपति ताउम्र इस रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभा देते, तब शायद विवाह वेदी पर विवाह के साथ पैरों के साथ साथ हुए गठबंधन में पति पत्नी ऐसे बन जाते थे जो 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते थे। परंतु आज विडम्बना तो यह है, जिन्हें हम कम पढ़े लिखे या गंवार कहते हैं, वे हमसे कहीं अधिक अच्छी जिंदगी बहन करते हैं। वे समर्पण भाव रखकर एक दूसरे की बातों को मानने और समझने में ही प्रेम की परिणति मानते हैं, जबकि बुद्धिवादी वर्ग आजकल ठीक इसके विपरीत आचरण करता नजर आता है। आज असुविधा या अभाव की लड़ाई नहीं है, आधुनिक पीढ़ी तो अहम की लड़ाई से पूरी तरह आहत है, जिसमें कोई भी पक्ष झुकना नहीं चाहता। कभी कभी तो ये लड़ाई ऐसा भयावह रूप ले लेती है जिसमें उनके अबोध बच्चों को भी कितनी मानसिक यातनाएं सहनी पड़ती है। प्रश्न किसी एक के झुकने का नहीं है, वक्त है समझदारी दिखाने का। अपने ही जीवन साथी के सामने अपनी गलती स्वीकार करने में कैसी शर्म। आपसी सुलह समझदारी और सहयोग से अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर सुख लें या जीवन को दुख के दरिया में डुबो दें। ये सब दृष्टांत में कितनी अच्छी लगती हैं, पर सच के कितने नजदीक हैं, ये सोचते हुए सूर्यभान तड़प उठे। सूर्यभान चाहते हुए भी आज नहीं भूल पा रहे हैं। संसार में सबके जीवन में उलझने होती हैं और अपनी जैसी समस्या दूसरे की देखकर व्यक्ति के अपने घाव हरे हो ही जाते हैं। आज उस वृद्ध माँ को देखकर सूर्यभान अपनी स्मृति शेष माँ की स्मृति में डूब गए और उनकी आंखों में अतीत की घटनाएं चलचित्र की तरह क्रमवार उभरने लगी। जितना वे उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, उतनी ही पास आकर वे उन्हें पूरी तरह जकड़ लेती। सहसा उनके मुंह से अस्पष्ट स्वर माँ निकलता वातावरण को ध्वनित कर देता है। माँ का नाम पुकारने के बाद सूर्यभान अपने आप को रोक न सके। अतीत की घटनाएं सिलसिलेवार ढंग से मानस पटल पर उभरती रही। 8 वर्ष का सूर्य पिता की मौत सुनकर जार जार रोने लगा था। वह अबोध बालक तो ये भी नहीं जानता था कि उसके अशक्त बीमार पिता को 4 लोग उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं। माँ दहाड़ मारकर रो रही थी। अपने आंगन में मचक को हराम देखकर वे भी बदहवास होकर रोने लगा। तभी पिता को उसके हाथ से अग्नि दिलाने की रस्में निभाने धर्म के ठेकेदार उसे शमशान ले गए। अबोध बालक अकल न आने तक इस अपराध बोध से ग्रसित रहा। उसने अपने पिता को क्यों जलाया? भयभीत डरे सहमे सूर्य को उसकी माँ ने अपनी स्नेह की छाया में ऐसा समेटा कि उसे भय की परछाई से आहिस्ता आहिस्ता उबार लिया। अब तो उसकी माँ जमुना देवी के जीवन का मकसद सिर्फ सूर्य था। अनपढ़ होते हुए भी उसने दकियानूसी रीति रिवाज की परवाह नहीं की। सहानुभूति जताने आने वाली तथाकथित पदबनु औरतों की उसने परवाह नहीं की। अपने पति की मौत पर मातम मनाने के लिए सबके सामने नहीं रोई और बेटे को अवसाद से निकालने के उपकार में लगी रही। ऐसा करके वे अपने बच्चे को निराशा के दलदल से धीरे धीरे सतह पर ला सके। जमुना देवी ने अपने खेत को बटिया पर रखकर उस खर्च से अपनी जीवन की गाड़ी को खींचना शुरू किया। खर्चों में कटौती करके सिर्फ सूर्य के जीवन को चमकाने की व्यवस्था में लगी रहती। उनकी मेहनत ने रंग लाना शुरू कर दिया था। अब सूर्य 5वीं कक्षा में था। अपनी स्थिति को समझते हुए वह मित व्यवता से रहता, परंतु जमुना देवी को उसकी भर्ती क्लास के साथ बढ़ते खर्चों की चिंता थी। अपने 2 कमरों के मकान में से एक कमरा किराए पर देकर उसने अपने स्तर पर इस स्थिति को भी संभाल लिया। दिनों दिन पढ़ाई के लिए मेहनत करके सूर्य योग्यता हासिल कर रहा था। पढ़ाई के प्रति लगन उसे सफलता दे रही थी। 8वीं के सूर्य अच्छे अंक लाया। आज तो 10वीं की परीक्षा में जिला की प्रावीण्य सूची में सूर्य का नाम आने से अब कस्बे में भी पहचान मिल गई थी। माँ तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अब तो आसपास के बच्चे भी उससे कभी कभी गणित के सवाल समझने या कुछ भी पूछने चले आते। कभी कभी रमन सिंह सेठ की बेटी सोना जब सवाल समझने आती तो जमुना देवी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती। आज की भोर हर दिन होने वाली भोर नहीं थी। जब से सूर्य ने माँ को बताया आज मेरा इंटर की परीक्षा का परिणाम घोषित हो सकता है, तब से जमुना देवी मन ही मन जाने कितने देवी देवताओं को मना चुकी, जाने कितनी पूजा पाठ अपने लाडले बेटे के अच्छे परिणाम की मनौती मना चुकी। यद्यपि वे जानती हैं उनका होनहार बेटा जरूर अच्छा रिजल्ट लाएगा। अभी तक सूर्य पढ़ाई में केवल अव्वल रहा है, बल्कि मेहनती और जागरूक होने के कारण भविष्य के प्रति चिंतारत भी रहा है। माँ ने सूर्य को आवाज लगाई, जल्दी नहाकर पूजा पाठ करने को कहा। यह सच है,
कर्म ही हमारी तरक्की के रास्ते की गाड़ी है, परंतु उस गाड़ी को यथावत क्रियान्वयन के लिए प्रयास के साथ साथ दिशा ज्ञान भी जरूरी है। ईश आराधना हमें बिना कर्म के सफलता तो नहीं दे सकती, पर मार्ग की रुकावट को तो रोक सकती है। सूर्य की माँ की ऐसी सोच है। सूर्य ने माँ की आगे का अनुसरण किया। भगवान के बाद माँ के पैर छूते हुए वे भावुक हो उठा। माँ ने उसे गले से लगा लिया। इंतजार के क्षण लंबे हुआ करते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाला सूर्य का मित्र सुमित ने जोर से आवाज लगा दी। सूर्य सूर्य नाम सुनकर सूर्य तत्परता से दौड़ा। तब तक सुमित हाथ में लिए अखबार लिए अंदर आ गया और अखबार दिखाते हुए बोला, अपना परीक्षा परिणाम तो देख। सब जगह सिर्फ सूर्य की तारीफें हो रही थी। उससे पढ़ने वाले, उससे कम कक्षा वाले, उसके मित्र और मित्र भी आ गए थे। माँ ने अधीर होते हुए पूछा, मुझे भी तो बताओ सूर्य का क्या परीक्षा फल रहा। सुमित बोला, आंटी अपना यार फिजिला की प्रावीण्य सूची में बाजी मार गया। अखबार दिखाते हुए बोला, अखबार की सुर्खियों में छाया है। सोना बोली, छाया नहीं छपा है। सुनकर सब हंस दिए। सूर्य ने जाकर पिता की फोटो को प्रणाम किया और भावुक होते हुए माँ के गले लग गया। माँ खुश होते हुए बोली, ये सब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे पिता के आशीर्वाद का फल है। सूर्य बोला, ये सब आपकी देन है माँ। सब जगह से बधाइयाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया था। स्कूल से प्राचार्य और अन्य सर भी घर आए बधाई देने। देर रात सूर्य माँ के साथ सलाह मशवरा करता रहा। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के शहर में जाना चाहता है। LLBA करके आगे जज बनने का उसका बड़ा मन है। वह अपने साथ माँ को ले जाना चाहता है, पर माँ बोली, तुम तो आते जाते रहोगे ही। जब मेरी बहू आ जाएगी तब मैं सारी दुनियादारी छोड़कर तुम्हारे साथ चैन से रहूंगी। सूर्य और माँ एक दूसरे से बतियाते हुए कब सो गए उन्हें नहीं पता। पूर्व दिशा में उदीयमान सूरज अपनी उषाकालीन बेला में अपनी सुनहरी से दीदी कंत को जिस तरह प्रकाशित कर देता है और फिर शनि शनि सब में ऊर्जा संपादित कर देता है, वही सब करने के लिए भगवान भास्कर सूर्य के मुखमंडल पर भी अपनी अलौकिक रश्मियां बिखेरने लगे। फटाफट उठकर सूर्य नित्य क्रम से निर्मित हुआ। आज आगे की पढ़ाई को योजनाबंद करने के लिए वह शहर जाने वाला है। इस दिन के लिए माँ ने बचाकर रखे रुपयों में से कुछ रुपये दिए। अच्छे अंक आने से कुछ दिनों में उसे छात्रवृत्ति भी मिल जाएगी। अपनी छुटपुट तैयारी उसने कर ली थी। माँ ने लड्डू और खस्ता नाश्ते के लिए रख दिए। उसे विदाई के लिए आने वाले दोनों प्रकार की मनोदशा का सामना कर रहे थे। सूर्य के भविष्य निर्माण की बात जहाँ एक और खुशी दे रही थी, वहीं काकी जमुना का एकाकीपन के बारे में सोचकर सब भावुक हो रहे थे। जमुना देवी अपने बच्चे की कमजोरी बनना नहीं चाहती थी। माहौल बदलते हुए डांट कर बोली, अरे सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं, ये कौन सा सीमा पर चढ़ाई करने जा रहा है। कहकर वह न स्वयं रोई और न ही सूर्य को रोने दिया। फिर मेरी कैसी चिंता, बोली, अच्छी खासी हूँ, बूढ़ी तो हूँ नहीं। जिंदगी भर से इसी गांव में इसी घर में रही हूँ। बच्चा बच्चा मुझे काकी कहता है। कोई दुख सुख आ भी गया तो ये सब कब काम आएंगे। तत्काल सोना बोली, और ये सोना कब काम आएगी। वैसे भी मेरी माँ तो आपके पास आने से कभी नहीं रोकती। जमुना देवी का सभी आसपास के बच्चों पर स्नेह था। पति की मृत्यु के बाद वे गांव भर की चहेती बन गई थी। सौरभ ने मोटरसाइकिल पर सूर्य को बिठा लिया था। उसका बैग आगे रख लिया था। सूटकेस सूर्य ने हाथ में पकड़ लिया। माँ के आशीर्वाद से अभिभूत हुआ सूर्य आगे की मंजिल पर चल दिया। उसके सभी दोस्त बाय बाय कर रहे थे। सोना के अंतःकरण में सूर्य का आदर्श स्वरूप एक अलग ही स्थान पा रहा था, जिसने उसकी संपूर्ण चेतना को अपने आगोश में ले लिया। उसकी तरह पढ़ाई करना और नाम कमाना उसके आदर्श में रचोर बस गए थे। शायद सूर्य उसके मन की दुर्बलता बन गया था। उसे हर पल सूर्य के इर्द गिर्द रहना अच्छा लगता। ये अस्फुट प्यार का प्रकटीकरण है जिसे वे स्वयं नहीं जानते, या किशोर वय का आकर्षण। भीख आई पलकों को सबसे छिपाते हुए घर जाने का बहाना करके वे चुपचाप चल दी। समय की रफ्तार सतत क्रियाशील है। सूर्य ने शहर जाकर कॉलेज के पास ही एक कमरा किराए पर ले लिया। अब उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित भी कर लिया। कभी कभी माँ की याद में मन बेचैन हो उठता। माँ ने पिता के न रहने पर उसे माँ और पिता दोनों का कर्तव्य निभाकर पाला। पहाड़ से दुख के सामने वह न टूटी न विचलित हुई, बल्कि उसके जीवन की प्रेरणा बनी। अवकाश के दिनों में सूर्य माँ के पास गांव पहुंच जाता। गांव पहुंचने पर सोना जरूर मिलने आती।
सूर्य के घर तो वह पहले भी आती रही है, पढ़ाई में हमेशा सूर्य से मदद लेती रही है। अपनी इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने का श्रेय भी वह सूर्य को देती है। कुछ दिनों से सूर्य ने महसूस किया है कि सोना कुछ ज्यादा ही व्यवस्थित सी रहने लगी है। सुंदर सूट पहनकर जब वह सूर्य की उपस्थिति में उसके घर आती है तो किसी राज रानी से कम नहीं लगती। एक पल को सूर्य देखकर हाथ प्रभसा रह जाता है। वह सबसे नजर बचाकर जब सोना को नजर भर कर निहारता तब सोना का स्वर्णिम मुख रक्ताप हो जाता, जो मानो सूर्य की भावनाओं को पनपाकर सोना के प्यार में सराबोर कर देता। अब गांव के कॉलेज से सोना बीएससी कर रही है। वह गांव की लड़कियों से पूरी तरह भिन्न है। अपने रंग रूप और तौर तरीकों में गांव की लड़कियों से तीखे नैन नक्श, गोरा रंग, लंबी पत्ती तो वह है ही। अपनी वाक पटुता और मिलनसार स्वभाव से कोई भी उसकी ओर खींचा चला जाए। इस तरह सूर्य का अवकाश पर घर आना, सोना को सूर्य के घर पहुंचना, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए घर बना चुके थे, जिन्हें माँ की अनुभवी आंखें ने परख पाई। सोना का घर आना बंद ना हो जाए, इस डर से माँ के आज्ञाकारी सूर्य ने भी माँ को नहीं बताया। सोना बीएससी अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुकी थी और सूर्य भी एलएलबी के 5 वर्ष पूरे कर चुका था। दोनों का परीक्षा परिणाम आना शेष था। एक शाम सूर्य गांव आ गया। घर पहुंचा तो माँ मंदिर गई हुई थी। सूर्य को सोना ने आते देख लिया था। वे भी अपने घर से सूर्य के घर आ गई। सोना सूर्य के बालों में हाथ फिराते हुए कहने लगी, सूर्य, तुम मुझे छोड़कर शहर चले जाते हो तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सूर्य, तो मुझे कौन सा अच्छा लगता है तुम्हें छोड़कर जाना? वो तो मैं तुम्हारे काबिल बनने के लिए ही तो गया हूँ शहर। वकील बनने पर तो तुम्हारा हाथ मिलने से रहा, हाथ जज बन गया तो रुकने से रहा। जज बनते ही अपने सुख के दिन होंगे और सुकून की रातें। फिर तुम्हें मेरे दिल की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। सूर्य ने सोना की आंखों में आंखें डालकर कहा। सोना और सूर्य दोनों की ओर से उनका प्यार परवान चढ़ चुका था, पर उन्हें अपनी सीमाओं का बोध था। प्रेम में आखंड डूबी सोना आज एकांत होने से भावनात्मक रूप से भ्रमित हो उठी और बोली, तुम मुझे चुपचाप अपने साथ ले चलो न सूर्य। वे शहर में घूमना फिरना, पिक्चर देखना भी जाना चाहती थी। सोना की बात से विस्मित होकर सूर्य बोला, क्या माँ पापा तुम्हें जाने की परमिशन देंगे? उनसे पूछकर क्या मरना है? सूर्य बोला, तुम अपने साथ साथ क्या मुझे भी मर पाओगी? मैं तो बस तुम्हारे साथ जाऊंगी, रहूंगी तो अपनी फ्रेंड गीता के घर। तुम्हारे साथ तो शादी के बाद ही रहूंगी। गीता से 10वीं के बाद नहीं मिली। यहाँ से उसके पापा की नौकरी में शहर बदली हो गई थी। कई बार पापा को कहा पर वे जाने ही नहीं देते। प्लीज देखो, तुम ले जाने की मना मत करना। शहर जाते ही मैं गीता के घर चली जाऊंगी। सूर्य को अब समझ आया, शहर की चकाचौंध ने सोना को मोहित कर रखा है। एक बार शहर दिखाने में कोई हर्ष भी तो नहीं। अगर किसी ने ये कहा सोना और सूर्य एक साथ जा रहे हैं तो लोग बात का बतंगड़ बनाएंगे। वैसे भी मैं तो गांव से किसी से मिला नहीं था, अतः मुझ पर तो किसी को संदेह होने से रहा। दोनों ने सुबह 4 बजे ही अपना गांव छोड़कर जाने का निश्चय किया, जिससे उनकी यात्रा में कोई अवरोध पैदा न हो। सूर्य बोला, तुम मुंह अंधेरे ही चुपचाप अपने घर के नीचे 2-4 जोड़ी कपड़े और कुछ रुपये लेकर आ जाना। ध्यान रहे किसी को कानो कान खबर न हो। तभी सूर्य की माँ ने घर में प्रवेश किया। पहली बार उन्हें नजरअंदाज करके सोना अपने घर के लिए चुपचाप खिसक ली। सूर्य की माँ पहली बार शंका करने पर मजबूर हो गई। एक पैनी नजर सूर्य पर डालकर बोली, क्यों रे, तू कब आया? ने अता ने पता। फिर ये सोना ऐसे क्यों भाग गई, जैसे मुझे जानती ही ना। अपनी घबराहट छिपाते हुए सूर्य बोला, माँ मुझे क्या पता, मुझसे पूछो काकी है। मैंने कहा नहीं है, चली गई। आप भी ना माँ। कहते हुए सूर्य ने कहा, माँ मैं आ तो गया, बाद में पता चला कल कॉलेज में जरूरी काम है तो मुझे सुबह 4 बजे वाली ट्रेन से ही शहर वापस जाना है। कहकर माँ ने गहरी सांस ली। आज न जाने क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य उनसे कुछ छिपा रहा है, तो वे गहरे चिंतन में खो गई। सूर्य सुबह 4 बजने के पहले ही उठ गया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वे रात में सोया ही कब था। अपने प्यार को मंजिल पर पाकर उसके कदम डगमगा रहे थे। उसका अंतःकरण उसे आगाह कर रहा था कि वह कुछ गलत कर रहा है। वह सो नहीं रहा था, फिर भी जाग नहीं सका। अपने अंतर मन को उसने झकझोर कर विरोध करने से रोक दिया। फिर स्वयं को समझाने लगा, वह कुछ गलत नहीं करेगा। क्या उसे अपने आप पर विश्वास नहीं? योजना अनुसार वह माँ से कहकर शहर जा रहा हूँ। अपना बैग उठाकर चल दिया सोना के घर की ओर। क्या सोना आ गई होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे सोती ही रह जाए? ऐसा भी तो हो सकता है वो जाने का विचार ही बदल दे। ढेरों प्रश्न आकर बौछार सी करने लगे। कहीं मुझे किसी ने सोना के साथ देख लिया तो?
तो कि आगे वे सोच ही नहीं पाता। भय के मारे उसकी खिड़की बंद रही थी। जाने कितने देवी देवताओं को वह मन ही मन सुमिर कर रहा था। फिर किसी ने धीरे से उसके हाथ को छुआ। अंदर तक काम गया था। वह अनायास चीख निकलने वाली थी कि देखा सोना एक छोटा सा बैग थामे उसके सामने खड़ी है। आवाज न हो इसलिए बिना कुछ कहे वे लोग आगे बढ़ लिए और स्टेशन पर पहुंच गए। सर्दी का मौसम था। सोना ने शॉल से अपना मुंह ढक रखा था जिससे कोई देख न सके। 5-6 घंटे के बाद वे अपने गंतव्य शहर जा पहुंचे। सोना सूर्य के साथ सीधे अपनी सखी के घर पहुंची। उनके घर पर ताला लगा था। वे लोग से परिवार किसी शादी में गए हुए थे जो अगले दिन लौटने वाले थे। मजबूरन सोना को सूर्य के घर रात रुकना पड़ा। वापस लौटने का कोई साधन था नहीं। सोना को सूर्य अपने घर छोड़कर अपने एक दोस्त के घर सोने चला गया। कहते हैं दीवार के भी कान होते हैं, बल्कि उसकी आंखें और मुंह भी होता है। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि सोना सूर्य के साथ भाग गई। दोनों को अपने अपने घर न पाकर बाहर की नजरों ने ये कयास लगा लिया। उड़ती हुई खबर सूर्य की माँ को मिली। उसने गांव छोड़कर शहर जाने में ही अपनी भलाई समझी। अगली सुबह सोना सूर्य के साथ अपनी सखी के घर गई, परंतु गीता के पिता ने यह कहकर दरवाजा नहीं खोला कि तुम जैसी चरित्रहीन लड़की के लिए मेरे घर पर जगह नहीं। यहाँ रहकर तुम मेरी बेटी को भी बिगाड़ दोगी। वह उसे आश्रय देकर उसके पिता रमन सेठ से तो भेड़ नहीं ले सकते। अब सोना को और सूर्य को बिना बताए घर से भागने वाली गलती का एहसास हुआ। वे देवी तो है नहीं जो सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा तो दे सके। समाज के कुछ संस्कारित नियम तो हर देश काल परिस्थिति में सदा सत्य हैं। अब तो लौट कर अपने गांव भी नहीं जा सकती। उसने बहुत बड़ी भूल की है। अब वे क्या करे। जैसे तैसे समझा बुझा कर सूर्य अपने घर ले आया। घर पहुंचकर देखा सूर्य की मां बहुत क्रोधित रूप उसका इंतजार कर रही है। सूर्य ने सफाई देनी चाहिए, उसने इधर लाने की भूल अवश्य की है। तब तक जमुना देवी का तमाचा तेजी से उसके गाल पर जा पड़ा। तुम इससे छोटी सी भूल कहते हो? मुझे तुम्हें बेटा कहने में शर्म आ रही है। बेचारे सोना के माँ बाप, वे अपनी बेटी के लिए कितने सपने संजोए बैठे होंगे जो एक ही झटके से तार तार हो गए। वो अपनी बेटी को जबरदस्ती ले जा सकते थे, पर वे ये सब झमेले नहीं चाहते। वे चाहते तो अपने पैसों के दम पर कुछ भी कर सकते थे। कानून भी उनका साथ देगा, फिर चाहे तुम वकील हो। परंतु उन्होंने अपनी बेटी की खुशी की खातिर ऐसा नहीं किया। संसार में माँ बाप से हितैषी कोई नहीं होता, फिर भी आज के युवा उनसे ही अपनी बातें छिपा लेते हैं। सूर्य और सोना दोनों को अपनी गलती का बोध हो चुका था। वे लगातार क्षमा याचना कर रहे थे। माँ ने कहना जारी रखा, आज संस्कृति दिनों दिन क्षीण होती जा रही है और हम संस्कृति मलबे के ढेर पर बैठे साम्राज्यवाद और आधुनिकता का जश्न मना रहे हैं। एक वो युग था जब हम प्रेम को विवाह का अनुचर मानते थे, और अब तो विवाह प्रेम का दास है। फिर बिना कुछ बोले सोना को भोजन कराया और थाली लगाकर सूर्य की ओर बढ़ा दी। थोड़ा बहुत खुद निकलकर सोना के साथ सो गई। सुबह अपने भजन पूजन के उपरांत बिना कुछ कहे बिना बताए सोना को साथ लेकर माँ ने जाने कहाँ चल दी। अगर कोई और दिन होता तो वह उसी का हाथ थामती या कहती सूर्य मुझे उधर ले चल, पर अब तो 2 दिन में एक बार भी माँ ने सूर्य को नाम लेकर नहीं पुकारा। माँ ने अपनी सामर्थ्य अनुसार सोना की पसंद की एक लाल साड़ी, चूड़ी और एक छोटा सा मंगलसूत्र खरीद लिया। घर पहुंचकर सूर्य को साथ लेकर आर्य समाज रीति से दोनों की शादी करा दी। घर आकर बहू को गले लगाकर बोली, अब से मैं तेरी काकी नहीं माँ हूँ। सोना सुबकते हुए बोली, काकी क्या मैं अब माँ पापा से कभी नहीं मिल पाऊंगी? नहीं बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से ज़्यादा दिन नाराज नहीं रह पाते। गलती की है तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब बहुत सी परंपराएं और रूढ़ियां बदल गई हैं। अब माता पिता बच्चों की खुशी पहले देखते हैं, तभी गरीब अमीर और जाति बंधन की खाई पड़ चुकी है। यदि यही शादी उनके आशीर्वाद से हुई होती तो अलग ही मजा होता। यद्यपि अनायास हुई इस भूल से दोनों नहीं उभर पा रहे थे, पर बंधे तो एक ही बंधन में थे। नई नई शादी और उसकी जिम्मेदारी, घर गृहस्थी के खर्चे से निपटने के लिए सूर्य ने अपने जज बनने के सपने को छोड़ दिया। अब उसने घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए वकालत शुरू कर दी थी। एक दूसरे को समर्पित रूप से चाहने वाले पति पत्नी बनकर बहुत खुश हुए।
पर ये शुरू के कुछ दिन थे जो शादी के खुमार में ठीक से निकल गए। वे एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले दुनिया जहान से दूर एक दूसरे को निहारते हुए कुछ दिन ही मस्ती और सुकून से रहे होंगे कि तू मैं शुरू हो गई। शहर के रहन सहन से सब मोहित घूमने फिरने की शौकीन सोना इस छोटे से वेतन से खुश नहीं रहती थी। वह तो ऐशो आराम में पली थी। अधिक किसी न किसी बात पर विवाद हो ही जाता। एक और सोना को घर से भागने की आत्मग्लानि होती, दूसरे अपने ही माता पिता से नहीं मिल पाने का अफसोस दुख का गुब्बार सूर्य पर ही निकलता। सूर्य सोना को बहुत चाहता था, परंतु कोई न कोई ऐसी बात हो जाती जो वह भी सोना पर बिना बरसे नहीं रहता। घर एक ऐसा सराय बन गया था जहाँ पति पत्नी दोनों आपस में अजनबी की तरह बिना बोले दिन निकाल देते। माँ के समझाने पर दोनों पर असर नहीं होता। घर एक ऐसा जंग का अड्डा हो गया था जहाँ अपना दांव फेंकते हुए मन से विद्रोह की बमबारी होने लगी थी। स्थिति तो अब ये हो चली थी कि एक दूसरे को व्यंग बानों से जलील करना उनकी फितरत बन गई थी। साल भी न गुजरा था, सूर्य घर बसने से अच्छा पहले ज्यादा खुशहाल था। जहाँ सूर्य अपनी योग्यता में ग्रहण लगने का दोषी सोना को मानता था, वहीं सोना अपने माता पिता और गांव छोड़ जाने का दोष सूर्य के ऊपर मढ़ देती। जीवन एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गया था जहां संस्कार मर चुका था। माँ बेचारी सुलह कराने में सफल नहीं हो पा रही थी। अब क्या करे समझ नहीं पा रही थी, जबकि दोनों दिल की गहराइयों से एक दूसरे को चाहते हैं। कहते हैं न, कभी एक बड़ी गलती जीवन के सुखों में ग्रहण लगा देती है। दुख के अतिरेक में सोना ने अपने पिता को पत्र लिखा कि वे अपनी गलती पर शर्मिंदा है। क्या पापा उसे माफ नहीं कर सकते? पिता का हृदय अपनी बेटी से मिलने को तड़प उठा। पापा शहर आए पर सूर्य से कुछ नहीं बोले। माँ से बस इतना ही बोले, बस जो हुआ उसे भूलने का प्रयास कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ सब ठीक हो जाए। कुछ दिनों के लिए बेटी मायके तो जा ही सकती है, अब गाजे बाजे से विदाई कराने आ जाना। वह पापा के साथ चल दी, वैसे ही जैसे कोई बेटी शादी के बाद पहली बार मायके आती है। जाते वक्त उसने पलट कर देखा, सूर्य बाहर तक नहीं आया, जो उसको असहनीय दुखदाई था। सोना के गांव जाते ही सूर्य को घर में सूना सूना लगने लगा। हृदय की गहराइयों से वे एक दूसरे को चाहते थे, फिर भी जाने ऐसी क्या विसंगति थी जो प्यार कम नाराजी अधिक होकर लड़ाई का रूप ले लेती थी। यद्यपि सोना के चले जाने पर सूर्य अपने आप को एकाकी और टूटा हुआ महसूस कर रहा था, परंतु ये बात उसे अधिक दुख दे रही थी। सोना उससे मायके जाने के पहले कुछ ने बोली, ने जाने का पूछा और नहीं बताया। खैर, मायके जाकर सोना माँ से मिलकर रो पड़ी। सारी गलती जो उसकी थी या नहीं थी उसने अपने ऊपर ले ली। माँ ने उसे रोता देखकर कहा, बेटा देर आए दुरुस्त आए, अब हमने तुम्हें क्षमा कर दिया है। अकेले में अपने कमरे में जाकर सोना घंटों रोती रही। इतनी बार की सूर्य से हुई अनबन उसे बार बार दिमाग में घूमने लगी। सूर्य उसके मायके आने पर बाहर छोड़ने तो आ ही सकते थे, मेरे पापा से एक बार बोले तक नहीं। क्षमा मांगना तो बहुत बड़ी बात है। अरे नजर उठाकर एक बार देख भी नहीं सकते थे क्या? जब मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो मैं उनकी जिंदगी से खुद दूर चली जाती हूँ, दूर बहुत दूर। जब तक वे मुझे लेने नहीं आएंगे मैं वापस शहर नहीं जाऊंगी। दिन गुजरते गए, न तो सूर्य खुद आया न ही उसने फोन ही किया। शुरू के कुछ दिनों तक तो उसे बहुत इंतजार रहा। अपनी खुददारी बेच कर वे नहीं गई। बीएससी पास तो थी ही तो उसने नौकरी कर ली। अब उसने शिक्षिका की नौकरी करते हुए एक एक करके कई महीने गुजार दिए। बहुत बार माँ पापा ने उसे समझाना चाहा, दूसरी शादी की बात कही। वो शादी तो अबोध था और अज्ञानता का काम था। अब तो सोच समझ कर अच्छा जीवन साथी चुन लो। पर सोना टस से मस नहीं हुई। बोली, माँ मुझे पता है उन्होंने भी शादी नहीं की है, फिर मैं ही क्यों कमजोर बनूं? अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम जरूर मिलेंगे। सुनकर बिफर पड़ी थी माँ। बोली, ऐसे जज्बाती होने से उसके इंतजार में जिस व्यक्ति ने कभी फोन नहीं किया हो वे क्या तुम्हें याद रखेगा? पापा अंदर से दुखी रहते थे पर कहते कुछ नहीं थे। जो भी कहना हो वो माँ के जरिए ही कहलवाते थे। अभी ये बातें चली रही थी कि सोना से 10 साल छोटा उसका भाई नितिन हाथ में अखबार लिए दौड़ता हुआ आया। बोला, दीदी जीजाजी हाई कोर्ट के जज बन गए। सुनकर सभी अभिभूत हो गए। सोना की आंखों से आनंद अश्रु बह निकले। सोना बोली, ये उनकी मेहनत और माँ की तपस्या है। जैसे ही सूर्य घर आया माँ के चरणों में झुक गया। उसने माँ को जज बनने वाली खुशखबरी सुनाई थी। वे खुशी के अतिरेक में रो पड़ी। भगवान का लाख लाख शुक्रिया कहकर वे सूर्य की ओर मुखातिब होकर बोली, तेरा जज बनना उस लड़की सोना की त्याग तपस्या का ही परिणाम है, जो तुझे जी जान से चाहती है। उसने हर समय दिल से तेरी तरक्की चाहिए। मैंने तुझे कितनी बार समझाया
बहू को ले आ। हर बार तूने मेरी बात हवा में उड़ा दी। मैं भी अपने पोता पोती का सुख भोगना चाहती हूँ। हाँ माँ, मैं भी उसे लाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को उसकी काबिल बनाने की कोशिश की है। वे बहुत अच्छी है। मैंने अपनी नासमझी में उसे बहुत दुख दिया है। अब मैं जज का उत्तरदायित्व ग्रहण करते ही उसको पूरे सम्मान से लाकर फिर से आपकी बहू बनाऊंगा। सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। बोली, एक बार उससे फोन पर बात तो कर ले। नहीं माँ, मैं तुम्हारे साथ जाकर ही उसे सरप्राइज दूंगा। उसकी जिंदगी में खुशियाँ लाने के लिए ही मैंने अपने आप को पढ़ाई में झोंक दिया। मैं उसके बारे में सब कुछ जानकारी लेता रहता हूँ। पहले के कुछ दिनों तक तो गुस्से ने मेरी बुद्धि को दूषित कर रखा था, फिर धीरे धीरे मुझे अपनी गलती समझ आई। अब उसे ऐसा कुछ तो कह पाऊं कि मैं उसे जज बनकर उसके सपने पूरे करने में तल्लीन था। वह जज का दायित्व ग्रहण करते ही जिम्मेदारियों के ऐसे चक्रव्यूह में उलझा कि चाहते हुए भी वक्त नहीं मिल पा रहा था। अब कुछ भी हो जाए, इस बार घर जाकर माँ की इच्छा पूरी जरूर करूंगा। पर कहते हैं ना, समय का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए क्या पता। माँ की वृद्धावस्था ने उन्हें एशक तो बना ही दिया था। बेटी की चिंता ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। सूर्य ने माँ को अपने मन की बात बताई। माँ बहुत खुश हुई। अपनी बहू को फिर आने की खुशी उनके चेहरे पर चमक ला रही थी। खुशी के अतिरेक में वे सूर्य के मुख को छूने चूमने जैसे ही आगे बढ़ी, सूर्य उनके नजदीक आ गया। हाथ छूते ही उसे लगा माँ को बुखार है। बिना विलंब किए अस्पताल लेकर गया। बहुत से टेस्ट किए गए। उन्हें कोई गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। तो सब कुछ भूलकर वे माँ की सेवा में लग गया। कुछ समय बाद माँ सूर्य को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। सूर्य के जीवन का इससे काला दिन कोई हो ही नहीं सकता। माँ के जाने के गम ने सूर्य को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसके जीवन में अंधकार छा गया। सूर्य जो माँ को उसकी बहू का सुख देना चाहता था, वह दीवा सपन सब बन गया। अब तो सोना को फिर से लाने की भावना विलीन ही हो गई। अरमानों का वृक्ष जड़ पकड़ने से पहले ही उखड़ गया। सूर्य ने गहरे अवसाद से उबरने के लिए जज की नौकरी को पूरी शिद्दत से निभाने में ही जीवन का मुकाम समझ लिया था। वे दिन रात बस किताबों में ही घुसे रहते थे ताकि वो सबके साथ न्याय कर सके। आज सूर्यभान सिंह जज साहब को कौन नहीं जानता। आज जज साहब की न्यायप्रियता और कर्मठता की ख्याति सब और सुगंध की तरह फैल रही थी। कहते हैं ना, कामयाबी और नाकामी ही व्यक्ति के सम्मान और अपमान में इजाफा करती है। इस सब से दूर सूर्यभान की जिंदगी का एक ही मकसद था, सबको उचित न्याय मिले, उनके द्वारा किसी को मानसिक दुख न पहुंचे। उन्होंने अपने आप को पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य में झोंक दिया था और समय पंख पसार कर उड़ गया था। पर आज तो कोर्ट में आए केस ने उन्हें पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। उनकी दलीलें एक दूसरे पर आक्षेप मानो उनके जीवन के प्रतिबिंब को परिलक्षित करता रहा था। वो बूढ़ी माँ की कसम, अपने पोते पोती को देखने की अभिलाषा, अपने बेटे का लहलहाता हरा भरा जीवन बाग देखने की तड़प में उन्हें अपनी माँ दिख रही थी, जो कह रही हो, बेटा बहू को ले आ। सूर्यभान को लगा जैसे माँ उसे आदेश दे रही है। कहते हैं ना, हम खुद की गिरेबान में नहीं झांक पाते। सदा दूसरों के मानसिक आघात की चिंता करने वाले सूर्यभान खुद के लिए इतने अनुदार कैसे हो गए? क्यों नहीं उन्हें अपना और अपनी पत्नी का ख्याल आया? व्यस्त रहकर हम अपनी भावनाओं के आवेग को तो रोक लेते हैं, पर क्या ऐसा करके हम अपने प्रति अन्याय नहीं करते? यदि मैं पहले ही सोना को ले आता तो मेरी माँ सुकून से मरती। माँ उन्हें कुछ देखना चाहती थी। उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि उनके सूर्य का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। सोचते सोचते उनकी आंखों से अश्रुधारा बहे जा रही थी। उनके हृदय में असीम पीड़ा हो रही थी। रोते रोते सूर्यभान सो गए। सुबह जल्दी ही नित्य क्रिया के उपरांत वे गाड़ी में जा बैठे। ड्राइवर को गांव चलने का निर्देश दिया। वे खुद अपने गांव की माटी की महक और अपने बचपन की यादों में सराबोर हो उठे। अपने बचपन का बिताया हुआ एक एक पल उन्हें याद आने लगा। सूर्यभान को गांव में पाकर जैसे गांव ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हो। गांव में उन्हें बहुत इज्जत और सम्मान दिया जा रहा था। सभी गांव वाले उन्हें देखकर बहुत खुश हो रहे थे। जज की गाड़ी रमन सेठ की हवेली के सामने रुकी। सोना का भाई नितिन दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ। सूर्यभान दामाद की तरह नहीं, घर के बड़े बेटे की तरह अंदर आ गए।
सूर्य ने सोना के माँ पापा के पैर छुए और अपनी गलती दोहराते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगी। सोना स्कूल के लिए तैयार होकर माँ से जाने को कहने कमरे में आई। माँ पापा किससे बात कर रहे हैं? जिज्ञासा में बस झांक कर देखा तो सहम सी गई, कहीं ये जज तलाक के पेपर पर साइन कराने तो नहीं आ गए। घबराहट में कलेजा मुंह को आ गया। नितिन की नासमझी पर क्रोध आ रहा है। कैसा ढीठ है जो जीजा जी कहे जा रहा है। सूर्यभान ने सोना को आवाज दी, सोना सुनो तो। सोना ने माँ बाप के चेहरे पर अपनी शादी के बाद पहली बार खुशी की चमक देखी। भाई तो खुशी से उछल रहा था। सूर्य ने फिर से सोना को पुकारा, सोना सोना मैं तुम्हें लेने आया हूँ। किस रिश्ते से जज साहब? सूर्य, तुम्हारे पति के रिश्ते से। सोना, कौन पति? किसका पति? मेरी शादी तो सूर्य से 6 वर्ष पहले हुई थी, जो एक वकील था। अब तो मैं उसे तक नहीं पहचानती, फिर वकील से जज बनने वाले इतने बड़े व्यक्ति को कैसे पहचानूंगी? जब वकील ने ही मुझे याद नहीं रखा। अफसोस, इतने वक्त में एक बार भी ये जानने की जरूरत नहीं समझी उसकी पत्नी अब कैसी है, जी रही है या मर गई, जिसके फोन और पत्र की प्रतीक्षा में मैंने पल पल वेदना में बिताए हैं। आज वो कैसे सोच सकता है? वो कहेगा और मैं चुपचाप हाथ थाम लूंगी। और मैं किसी की दया की भूखी नहीं हूँ। वो जो कहे वह मान लूँ। उसके बिना इतने दिन रह सकती हूँ तो जिंदगी भी गुजार सकती हूँ। सोना दृढ़ता से बोली, कोई जज का हुक्म उसकी अदालत में चल सकता है, इधर नहीं। सूर्य ने कहा, जज का काम अपराधी को दंडित करने का है, तो जज दंड सुना रहा है। सोना हल्के से गुस्से में बोली, ये अपराधी अपने आप को अपराधी बताते हुए अब अपनी पत्नी की गिरफ्त से आजीवन दूर नहीं जा सकता। ये उसके अपराध की सजा है। इस सजा का कड़ाई से पालन किया जाए। कहते हुए सूर्य ने सोना के सामने अपने कान पकड़ लिए। सोना ने मुंह फुलाकर कहा, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। नहीं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ जज्बात हैं। अच्छा, तो तुमने अब तक ये सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों नहीं हटाए? मिटा दो अपनी मांग का ये सिंदूर और गले में से ये मंगलसूत्र हटा लो। कहते हुए सूर्यभान ने भावों को सामने लाने के लिए सिंदूर पहुंचने जैसे ही उसकी मांग की ओर हाथ बढ़ाया, सोना ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। भावुक होकर कह उठी, नहीं सूर्य, ये तो मेरा सुहाग चिन्ह है, ये मैं मरते दम तक लगाए रहना चाहूंगी। उसकी आंखें प्यार के चरमोत्कर्ष में अश्रुधारा बहाने लगी। सूर्य ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। सबकी आंखों में आनंद के अश्रु बह चले। सूर्य, ये सच है, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। परंतु क्या वही गलती तुमने नहीं की? क्या तुमने एक बार भी रिश्ता बचाने की कोशिश की? हम में से कोई भी तो ये पहल कर सकता था, पर हमारे अभिमान ने स्वाभिमान का नाम लेकर बात नहीं करके सुलह के सारे दरवाजे बंद कर दिए। बाद में जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब मुझे अपने आप को तुम्हारे अनुसार ढालने में देर लग गई। तुम कहती थी ना, जज बनकर पापा से मेरा हाथ मांगना, वे मना नहीं करेंगे। लो, मैं जज बनकर पापा से तुम्हारा हाथ मांग रहा हूँ। पापा खुश होकर बोले, तुम्हें मना कब कर रहा हूँ? सहसा सबकी हंसी गूंज उठी। पापा दोनों को आशीर्वाद देते हुए बोले, कुछ दिनों बाद अक्षय तृतीया है, शादी के लिए सबसे पुनीत दिन, तभी करेंगे हम अपनी लाडली की शादी। सुनकर सोना शर्मा गई और जज साहब उसकी भावुक आंखों में खो से गए। अक्षय तृतीया के दिन अखबार की सुर्खियां, टीवी चैनल और जन वार्तालाप का मुख्य प्रसंग था जज की शादी। जज साहब सूर्यभान सिंह की शादी में सभी गांव वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शादी को लोगों ने एक उत्सव की तरह मनाया। गांव में कई दिन तक हर्षोल्लास का समा बंधा रहा। सभी गांव वालों ने दोनों को बहुत आशीर्वाद देकर विदा किया। सोना से शादी करके सूर्यभान दुल्हन सोना को लेकर जब अपने घर पहुंचे, माँ की तस्वीर को जब दोनों ने प्रणाम किया तो उन्हें लगा जैसे माँ मुस्कुरा रही हो और आशीर्वाद दे रही हो। और इस तरह हो गई जज की शादी। वे दोनों अब बहुत खुश थे। काश कि सभी पति पत्नी समय रहते एक दूसरे को समझने और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करने लगे तो समाज में तलाक होनी बंद हो जाएगी। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।